वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का पार्ट 2। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, या फिर जिसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ईएमपी पाथवे क्या होता है, वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में जो प्लांट के अंदर फूड बनता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज को जो तोड़ने की प्रोसेस है, ग्लूकोज को तोड़ने की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, या फिर जो शुगर है, ग्लूकोज क्या एक शुगर है, और शुगर को तोड़ने की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइको मतलब शुगर, और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो यहां पर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस या फिर ईएमपी पाथवे में हम क्या बोलते हैं कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको हम तोड़ेंगे। पूरा नहीं टूटता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसको हम पार्शियल उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन करना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पायरोविक एसिड में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस में हमको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ग्लाइकोलाइसिस में हम सिंपली क्या करेंगे, देखो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करी, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना लिया। अब प्लांट का फूड बन गया ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर उन्हें एनर्जी बनानी है। प्लांट को ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, प्लांट को जरूरत है एटीपी की, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर एटीपी की जरूरत रहती है। अब एटीपी कैसे निकले उस ग्लूकोज से, फूड से एनर्जी कैसे निकले, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। और हम फूड को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। पहले ग्लूकोज को हम तोड़ देंगे पायरोविक एसिड में, या फिर पायरोवेट में। पायरोविक एसिड बोलो या फिर पायरोवेट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में तोड़ने की जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या, ग्लूकोज एक शुगर है, और अगर शुगर को हम तोड़ें, शुगर को पायरोविक एसिड में अगर तोड़ दें तो उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में तोड़ने की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो पूरी स्टेप है, ये एक स्टेप में दिखा दिया, लेकिन ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में तोड़ने के लिए 10 स्टेप लगते हैं। ये एक 10 स्टेप की प्रोसेस है। अब जब यहाँ पर पायरोवेट बन जाएगा, यहाँ तक की प्रोसेस तो सब में सेम होती है, चाहे कोई ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपना रेस्पिरेशन कर रहा हो, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा हो। अगर कोई ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसके अंदर भी ग्लूकोज से पायरोवेट बनेगा। कोई अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसके अंदर भी ग्लूकोज से पायरोवेट बनेगा। उसके बाद एनारोबिक ऑर्गेनिज्म वो जो कि बिना ऑक्सीजन के भी अपने रेस्पिरेशन कर लेते हैं, और एरोबिक वो जो कि ऑक्सीजन की जरूरत रहती है जिनको रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ग्लूकोज से जो पायरोवेट बनेगा, ग्लूकोज से पायरोवेट कहां पर होती है प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर जो हमारा फ्लूइड भरा रहता है, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और साइड में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सब में फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो उसका न्यूक्लियस जो उसके अंदर है, और उसका साइटोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड है वो पूरा, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ग्लूकोज को पायरोवेट में तोड़ने की प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ग्लूकोज से जब पायरोवेट बनेगा तो इतनी प्रोसेस तो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगी, चाहे कोई एरोबिक हो या एनारोबिक हो। अब यहां से जो पायरोवेट है उसके बाद होता है, अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक मतलब अगर ऑक्सीजन का यूज करके वो रेस्पिरेशन करता है, तो उसके अंदर पायरोवेट हमारा चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर पायरोवेट का हो जाता है ऑक्सीडेशन। यहां पर पायरोवेट का ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, जिसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद चलती है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फिर बहुत सारी अमाउंट में हमारी एटीपी बन जाती है। देखो दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक तो एरोबिक और एनारोबिक। यहां तक की प्रोसेस तो सेम है, ग्लूकोज से पायरोवेट बनने तक की प्रोसेस सेम है। अगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा, एनारोबिक मतलब जो कि बिना ऑक्सीजन के हमारे रेस्पिरेशन कर लेते हैं, जैसे हमारा बैक्टीरिया और यीस्ट। पायरोवेट यहां से सीधा चला जाएगा, इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा, और फर्मेंटेशन में कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, बिना ऑक्सीजन के मजे से ये प्रोसेस हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा बैक्टीरिया और यीस्ट का।
लेकिन बात करें उन ऑर्गेनिज्म की जिनके अंदर हमारे ऑक्सीजन से होता है रेस्पिरेशन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो पायरोवेट है, पायरोवेट के पास चॉइस है, अगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है तो वो हमारा फर्मेंटेशन करेगा, और अगर एनारोबिक है तो फर्मेंटेशन होगा, और अगर एरोबिक है, एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं उनके अंदर पायरोवेट का होगा ऑक्सीडेशन। पहला स्टेप पायरोवेट ऑक्सीडेशन। पायरोवेट ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हमारा स्टेप आएगा वो आएगा पायरोवेट ऑक्सीडेशन। इसको सेकंड स्टेप लिखो। फर्स्ट स्टेप हमारा है ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ये मैं बता रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, फिर पायरोवेट ऑक्सीडेशन, और पायरोवेट ऑक्सीडेशन के बाद बन जाता है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए चला जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। किसमें? सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, पायरोवेट ऑक्सीडेशन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस से बना पायरोवेट, पायरोवेट हमारा चला गया सिट्रिक एसिड साइकिल में, और लास्ट में होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इतनी जो प्रोसेस है, पायरोवेट ऑक्सीडेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल और हमारी ईटीएस, ये सारी चीजें कहां होती हैं? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और अगर ये वाली प्रोसेस की बात करें, पायरोवेट ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलाइसिस से बना पायरोवेट, पायरोवेट का होगा ऑक्सीडेशन। पायरोवेट ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरोवेट का ऑक्सीडेशन हो गया, उसके बाद बनेगी हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होने के बाद बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल से जो NADH बनेगा और FADH बनेगा वो हमारा ETS में चले जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सीधे सीधे मैं बताऊं तो पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, स्टेप बाय स्टेप करके सभी स्टेप को हम पढ़ेंगे। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, ये बता रहा हूं मैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, फिर पायरोवेट ऑक्सीडेशन बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज को तोड़ देंगे हम, 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे पायरोवेट के, ठीक है। पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, वो 2 मॉलिक्यूल का होगा फिर ऑक्सीडेशन, हो गया पायरोवेट ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर कर जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद होगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऐसे करके हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा हो जाएगा। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप फर्मेंटेशन, बस 2 स्टेप होंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में। वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते उनके अंदर बस 2 स्टेप, पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में कोई एनर्जी नहीं बनेगी, जितनी भी एनर्जी बनेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो बस ग्लाइकोलाइसिस में होगी। और पायरोवेट जब इसका फर्मेंटेशन होगा, ये प्रोसेस कहां पर होती है? ये वाली प्रोसेस होती है हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, पायरोवेट ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, सिट्रिक एसिड साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया में। यह है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वो बस साइटोप्लाज्म में होगा, ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन, फिर ग्लाइकोलाइसिस फिर फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो इतनी जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इतनी बात तो सब में होगी। ये साइटोप्लाज्म में होती है और सभी ऑर्गेनिज्म में होगी, चाहे वो एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, ओके। अच्छा, इसको जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है इसको बोलते हैं हम EMP पाथवे। एक तो ग्लाइकोलाइसिस नाम है इसका, दूसरा नाम है EMP पाथवे। EMP पाथवे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको 3 साइंटिस्ट ने हमारे डिस्कवर किया था, जैसे एम्बिडेन, मेयरहोफ और परनाज। ये 3 साइंटिस्ट हमारे थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। ये एक 10 स्टेप की प्रोसेस है और 1 बाय 1 करके हम इसको देखते हैं, ओके।
सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, देखो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस होकर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज स्टोर किसकी फॉर्म में होता है प्लांट के अंदर, ग्लूकोज स्टोर हो जाता है हमारा सुक्रोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में हमारा ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। अब ये जो सुक्रोज है, ये सुक्रोज हमारा पहले जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, यहां पर एक एंजाइम लगता है जिस एंजाइम का नाम है हमारा इनवर्टेज। इनवर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस सुक्रोज के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। अभी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो बस क्या हुआ है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करी, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया। अब प्लांट ने इस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया सुक्रोज की फॉर्म में। अब ये जो सुक्रोज था इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में बाय द एंजाइम कॉल्ड इनवर्टेज। इनवर्टेज एंजाइम लगकर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, और किस एंजाइम्स की यहां पर रोल रहा, इनवर्टेज एंजाइम का। अब यहां से ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारा एंटर करेगा ग्लाइकोलाइसिस में या फिर ईएमपी पाथवे में, ठीक है। अच्छा, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, जो हमारा ग्लूकोज है उसमें सबसे पहले यहां पर एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज। इसमें पूरी ग्लाइकोलाइसिस को मैं स्टेप बाय स्टेप करके तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल हमारी, जो कि एक 10 स्टेप की प्रोसेस है और कोई इतनी भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। बस 10 स्टेप है, एक स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे तो बहुत इजी लगेगी हमको। और ग्लूकोज में अगर मैं पूछूं स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस की अगर साइकिल हमने करनी है या फिर ईएमपी पाथवे हमें करना है तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, जाहिर सी बात है ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज को ही तो हमें तोड़ना है। तो स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोज होगा और सबसे लास्ट वाला मटेरियल क्या होगा हमारा, साइकिल के लास्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा हमको, ग्लूकोज को हमें तोड़ना है पायरोविक एसिड में। 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं पायरोविक एसिड में, ठीक है। मैं इसे एक ट्रिक से याद करा दूंगा तुम्हें, नंबर ऑफ कार्बन तुम देखते रहना कितने कितने चल रहे हैं, उससे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज है, अब जो ग्लूकोज है वो हमारा यहां पर एक एंजाइम लगेगा, एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। एक बात और मैं बता दूं, जो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ना, जहां पर भी काइनेज वर्ड आए उसका मतलब उस जगह पर एटीपी का कुछ ना कुछ लेना देना रहेगा, या तो एटीपी बनेगी या फिर एटीपी खर्च होगी। तो यहां पर एंजाइम आ रहा है हेक्सोकाइनेज, तो इसलिए इस जगह पर एक हमारी एटीपी खर्च होगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। अच्छा, ग्लूकोज को अगर मैं बोलूं कि कितने मॉलिक्यूल हैं कार्बन के, तुम्हें याद रखना है, तुम्हें मैं पूछूंगा तुमसे कि कितने मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल है ना, 6। ग्लूकोज के अंदर कार्बन के हमारे 6 मॉलिक्यूल हैं। अब हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देखो कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेप बहुत इजी है कि 6 पोजीशन वाला जो कार्बन है उस पर एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया है हमारा, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और अगर हम इसके कार्बन को दिखाएं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कितने कार्बन होंगे, ग्लूकोज है तो 6 कार्बन होंगे, 3 4 5 6 कार्बन। और भी चीजें होंगी लेकिन हम कार्बन के एटम्स को हम लेकर चल रहे हैं बस। ऑक्सीजन भी होगी यहाँ पर, हाइड्रोजन भी होगी, और भी चीजें हैं, लेकिन हम कार्बन के एटम को यहाँ पर बस लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर एक हमारा फॉस्फोरस लग गया, तो एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप 6 पोजीशन पे लग गया और ये बन गया हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो स्टेप 1 तो इतना सा है, पूरा हो गया। ग्लूकोज में हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा, एक एटीपी यूज हुई, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कन्वर्ट हो गई एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक जो फॉस्फेट था ट्राइफॉस्फेट से जब डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी तो
एक फॉस्फेट रिलीज होगा, वो एक फॉस्फेट ग्रुप हमारा लग गया जाकर ग्लूकोज के 6 वाले कार्बन पे, तो हमारा इसका नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब सेकंड स्टेप चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, क्योंकि भाई हमने यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज में हेक्सोकाइनेज लगाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये पूरी प्रोसेस चलेगी, तो स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है यहां पर ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज में। अगर यहां पर इसमें बताएं 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज के, और 6 कार्बन एटम पर एक हमारा क्या लग रहा है, फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है 6 वाले कार्बन एटम पे, तभी इसका नाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। इस वाले पर हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है 6 वाले कार्बन एटम पर, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और यहां पर एक एंजाइम लगेगा, उस एंजाइम का नाम है हमारा फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। देखो आइसोमरेज एंजाइम लग रहा है ना, तो ग्लूकोज क्या होगा यहां पर अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा है, और आइसोमर में क्या है कि सेम पूरा हमारा ऐसे ही रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम रहेंगे। आइसोमर क्या होता है कि नंबर ऑफ आइटम सेम रहे, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो ग्लूकोज यहां पर अपने ही आइसोमर में चेंज हो गया, उस आइसोमर का नाम है फ्रक्टोज, तो यहां पर बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर मैं ऐसे कार्बन आइटम काउंट करूं, सेम रहेंगे जितने उसके अंदर थे, 3 और 3 6, और 6 वाले हमारे कार्बन आइटम पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप है हमारा, अगर मैं पूछूं थर्ड स्टेप के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, तो स्टार्टिंग मटेरियल जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट है वो थर्ड स्टेप के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होगा, तो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का अगर मैं नीचे तुम्हें कार्बन एटम में बनाकर दिखाऊं तो ऐसे 6 कार्बन एटम है ये पिंक कलर के, 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, और 6 जगह पर हमारी फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा यहां पर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये हमारा थर्ड स्टेप है। एक तो फर्स्ट स्टेप पर एटीपी यूज हुई थी, और एक हमारे थर्ड स्टेप पर एटीपी यूज होगी, और एटीपी फिर एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस जगह पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पर भी एक एंजाइम लगेगा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखो काइनेज वर्ड आ गया, काइनेज वर्ड जहां भी आएगा वहां पर कुछ ना कुछ एटीपी का लेना देना होगा। यहां पर भी काइनेज आया था तो एटीपी का लेना देना था, तो इसका नाम लिखो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखो फ्रक्टोज है तो इसका नाम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ग्लूकोज था फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर एटीपी खर्च हो रही है इसलिए काइनेज। अब दूसरे एटीपी जब खर्च हुई है, एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, एक फॉस्फेट ग्रुप निकला। एक फॉस्फेट ग्रुप कहां लगेगा, फर्स्ट वाले कार्बन पर, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा किसमें, ये चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और अगर मैं इसके कार्बन एटम बताऊं पिंक कलर से 3 4 5 6 पिंक कलर है ना, इसमें पहले वाले कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप और एक हमारे 6 वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप,
ठीक है, तो ये बन गया हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये हो गया हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए। अब चलते हैं हमारे 4th स्टेप पर। 4th स्टेप के लिए हमारा सबस्ट्रेट क्या रहेगा, जो 3rd स्टेप का प्रोडक्ट है, जो कि हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में यहां पर नंबर ऑफ कार्बन हमारे 6 और फर्स्ट वाले कार्बन पर और लास्ट वाले कार्बन पर एक फॉस्फेट हमारा ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है? यहां पर हम 4 वाला स्टेप ये कर रहे हैं। अब 4 वाले स्टेप को हम ध्यान से समझना। यहां पर जो ये फ्रक्टोज का हमारा मॉलिक्यूल है, ये 2 उसमें टूट जाएगा। यहां पर इसको एंजाइम लगेगा जिसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, इस फ्रक्टोज को हमारे यहां से तोड़ देगा। दिख रहा है ना, 3 कार्बन अलग, 3 कार्बन अलग। तो यहां से जब 3 कार्बन अलग हो जाएंगे, 3 कार्बन अलग, यानी ये वाले कार्बन अलग हो गए, ये एक हमारा बन गया, और 3 वाले कार्बन हमारे अलग हो गए, ये कार्बन हमारा अलग हो गया। तो इसका नाम है हमारा फॉस्फोग्लिसरेट। इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट, और उसका नाम है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको बोलते हैं पागल, PGAL, फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया और फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। जहां पर 8 वर्ड लिखा हुआ है ना, उसका मतलब वो एसिड भी हो सकता है। जैसे पायरोवेट, पायरोवेट को हम ये बोल सकते हैं पायरोविक एसिड। तो ऐसी फॉस्फोग्लिसरेट या फिर इसको बोल सकते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि हमारा डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट। अब ये डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट यहां पर देखना, यहां पर 2 प्रोडक्ट बन गए। अब 5th स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट आएगा? 5th स्टेप में कौन सा हमारा प्रोडक्ट आएगा? क्या दोनों आएंगे, क्या एक आएगा? यहां पर दिक्कत होती है। देखो यहां पर 2 प्रोडक्ट बने हमारे, फॉस्फोग्लिसरेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब यहां पर जो 5th वाला स्टेप है, इस वाले स्टेप में इनमें से या दोनों, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो दोनों प्रोडक्ट आए या फिर एक आए, दोनों में से। तो हमारा जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो इसी का आइसोमर है। फॉस्फोग्लिसरेट का आइसोमर है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 5th वाले स्टेप में फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस एक प्रोडक्ट आएगा। देखो 5th वाले स्टेप में बस हम इसको लेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को। फॉस्फोग्लिसरेट को बोलो कि अभी तू यहीं रुक जा, इसको यहीं बांध कर रख देते हैं। ठीक है, इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको ऐसे मैंने डिब्बे में बंद कर दिया। बस उसको बुलाया हमने इन्विटेशन दिया। 5th वाले स्टेप में बस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आएगा, तो हमने बस इसको बुलाया, इसको नहीं बुलाया शादी में, क्योंकि ये पागल है ना। पागल को बुलाएंगे तो ये बेकार कर देगा चीजें, इसलिए हमने उसको बुला लिया। डाईहाइड्रोक्सी कितने गंदे जोक है मेरे। हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट है ना। ये दोनों आपस में कौन है? भाई भाई है। एक भाई पागल है और एक भाई हमारा ठीक है। तो लेकिन जो अच्छा वाला भाई है वो 5th स्टेप में आया और वो भी पागल बन गया। जो 5th वाला हमारा जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी अपना आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर भी एक एंजाइम लगा जिसको बोला ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोस फॉस्फो आइसोमरेज। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो हमारा सही वाला भाई है ना इसका, वो भी पागल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही वाला भाई कैसा है? इसके अगर कार्बन बनाओ, 3 कार्बन, और यहां पर इसके एक कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है इधर की साइड। ठीक है,
अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये भी कन्वर्ट हो गया, पागल बन गया। इसको भी हमने, उसको शादी में नहीं बुलाया, उसको बुलाया और उसको बुलाकर भी हमने पागल कर दिया। ठीक है, इसको पागल कर देते हैं, इसको बना देते हैं फोस्फोग्लिसरेट। अब फोस्फोग्लिसरेट, इसके अंदर कितने कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम। अब 3 कार्बन एटम हमारे यहां पर एक फॉस्फेट लग गया। देखो अब कितने पागल हो गए? एक पागल तो हमारा बना था स्टेप 4 में, एक पागल बना था और एक हमारा सही बना था। सही वाले को हमने इनवाइट किया पार्टी में और उसको भी हमने पागल कर दिया। तो अब कितने पागल हो गए टोटल? 2 पागल हो गए, एक तो ऊपर वाला पागल, एक नीचे वाला पागल। तो अब जो आगे कोई स्टेप होगा, जो 6 नंबर से स्टेप होगा, अब ये दोनों पागलों के साथ होगा। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर 6 है, नंबर 6 से जो पूरी प्रोसेस है वो 2 बार हुआ करेगी। नंबर 6 में हमने फोस्फोग्लिसरेट को बुलाया, पागल को बुलाया, इस वाले पागल को बुलाएंगे तो ये वाला पागल भी आ जाएगा। अब 2 पागल आएंगे यहां से, 2 फोस्फोग्लिसरेट। अब ये 2 फोस्फोग्लिसरेट जो है यहां पर एंजाइम लगता है। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, 6 वाला स्टेप। यहां पर देखो, एक तो इसमें 2 काम होंगे, एक तो NADPH बनेगा, NADH बनेगा ओनली, है ना। एक तो यहां पर पहली बार NADH बनेगा, किससे? NAD प्लस यहां से ये H प्लस को लेकर, ये प्लस लेगा और यहां से NADH बनेगा। और यहां पर एंजाइम लगेगा ट्रायोसफॉस्फेट काइनेज, ट्रायोसफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हाइड्रोजन लग रहा है तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ट्रायोसफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ट्रायोसफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इस 2 फोस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा। एक तो NADH बनेगा। यहां पर कितने NADH बनेंगे? क्योंकि हमने 2 फोस्फोग्लिसरेट लिए हैं तो 2 ही हमारे यहां पर ये खर्च होंगे और 2 ही हमारे NADH बनेंगे। 6 वाला स्टेप ध्यान से देखो, हमने दोनों, इस पागल को बुलाया, इसको भी बुलाया, दोनों पागल आ गए यहां पर, दोनों पागल आ गए। दोनों पागल के अगर कार्बन दिखाएं, ये दोनों हमारे पागल आ गए। इन पागल को ट्रायोसफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज यहां पर एंजाइम्स लगेगा और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम NAD प्लस को NADH में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 6 स्टेप से पूरी प्रोसेस 2 बार होती है, एक बार इस पागल के लिए, एक बार उस पागल के लिए, क्योंकि 6 स्टेप से हमारे पास 2 फोस्फोग्लिसरेट आ गए। अब ट्रायोसफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो लगेगा, ये एंजाइम्स NADH को NADH में कन्वर्ट कर देगा और यहां पर NAD प्लस को NADH में कन्वर्ट कर दिया और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पकड़कर इस जगह पे लगा देगा, तो यहां पर एक फॉस्फेट भी लग जाएगा। तो अब ये बन जाएगा हमारा, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पहली बात तो। ठीक, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे बिस फोस्फोग्लिसरेट के, एक तो फर्स्ट पोजीशन पर, एक 3 पोजीशन पे, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। इस जगह पर ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा है ना, वो इसने साइटोप्लाज्म के अंदर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ के लगा दिया है। इस जगह का इसका अगर हम बनाएं तो 3 कार्बन एज यूजुअल। अब दोनों तरफ हमारा फॉस्फेट ग्रुप लग गया, इधर भी फॉस्फेट ग्रुप और इधर भी हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया, दोनों तरफ हमारे फॉस्फेट ग्रुप लग गए। और ये जो फॉस्फेट लगा है हमारा, ये साइटोप्लाज्म में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, वो यहां से लग गया। देखो 6 वाले स्टेप को ध्यान से समझो, 6 वाले स्टेप 2 बार होगा, क्योंकि अब जितने भी 6 आगे को 6, 7, 8, 9, 10 ये जो स्टेप हैं ये 2 बार होंगे। 2 बार होंगे तो क्योंकि 2 हमारे PGAL बने, 2 पागल बने, तो 2 बार हमारे स्टेप होंगे। ठीक, एक PGAL, दोनों PGAL ट्रायोसफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, एक 2 तो NADH बनेंगे और 2 ही हमारे बन जाएंगे 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। देखो फर्स्ट पोजीशन पे और 3 वाली पोजीशन पे क्या लग गया? हमारा फॉस्फेट लग गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ये तुम्हें याद है ना नीचे वाला,
तो तुम उससे खुद सोच सकते हो। देखो ये क्या था मॉलिक्यूल हमारा, फॉस्फोग्लिसरेट था। फॉस्फोग्लिसरेट में 1 पोजीशन पे तो लगा हुआ ही था, 3rd पोजीशन पे भी ये लग गया, तो 1 और 3 पोजीशन पे लग गया, तो वो हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 7 पर। स्टेप नंबर 7 यहां पर आया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को बनाए तो ऐसा बनेगा, ये 3 कार्बन और दोनों तरफ हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब यहां पर ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, यहां पर इसको एक एंजाइम मिलेगा, उस एंजाइम का नाम है हमारा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। देखो डरो मत, जो जो एंजाइम तुम्हें याद करने हैं उसको मैं बता दूंगा कि ये एंजाइम पूछे जाते हैं, बस ये एंजाइम तुम्हें याद करने हैं। मैं सब लिख रहा हूं लेकिन तुम्हें वो याद करने हैं जो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है, अब यहां पर पहली बार इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, देखो कितने मॉलिक्यूल बने इसके, इस जगह पर 2 मॉलिक्यूल बने, तो 2 ही मॉलिक्यूल आगे जाएंगे क्योंकि अब पूरी प्रोसेस हमारी 2 बार होगी, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके। ये हमारी 7 वाली प्रोसेस है, 7th स्टेप है जिसमें 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे, तो यहां पर एक पहली बार एडीपी, कितनी एडीपी, 2 एडीपी, 2 एटीपी में कन्वर्ट होंगे, 2 एडीपी 2 एटीपी में कन्वर्ट होंगे। अब फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज जो है, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज इसको कन्वर्ट कर देगा। देखो इसके अंदर से हमने एक एटीपी निकाल ली, एक एटीपी निकाल ली, तो यहां पर फर्स्ट वाले पोजीशन की हमने फॉस्फेट निकाल लिया यहां से, तो अब क्या बचा ये, कलर ठीक है, ओके, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, कितने, 2, क्योंकि 2 हमारा चल रहा है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन कार्बन कार्बन, और इस 3rd वाली पोजीशन पे, इस कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। एक जो फॉस्फेट ग्रुप था वो हमारा एडीपी के साथ गया और इसको ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर इस स्टेप पर 2 एटीपी बने हैं फर्स्ट टाइम। इस स्टेप को याद रखना, नंबर 7 वाला स्टेप। अब आता है नंबर 8 स्टेप। नंबर 8 वाले स्टेप में जो ये बना है, 2 जो बने हमारे 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसको बोलते हैं 3 PGA, तो होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ये 2 आएंगे क्योंकि जो उसका प्रोडक्ट है वो यहीं पर आएगा, है ना, 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर 3, गुड, और इसमें 1 कार्बन एटम पर हमारा फॉस्फेट लगा हुआ है। अब यहां पर आता है हमारा फॉस्फोग्लिसरो आइसोमेरेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरो आइसोमेरेज, फॉस्फोग्लिसरो आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम जहां भी लगेगा वो इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा, 3 पोजीशन से फॉस्फेट को हटाकर 2nd पोजीशन पे ला देगा। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2 मॉलिक्यूल बन गए हमारे 2 फॉस्फोग्लिसरेट के, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहां पर 2nd वाले पोजीशन पे इसने फॉस्फेट ग्रुप को ले आया, इस जगह से 2nd वाले पोजीशन पे ले आया, तो इसका नाम 2 फॉस्फोग्लिसरेट। पहला, 2nd, 3rd पे लगा हुआ था, उसको 1st पे ले आया। अगला स्टेप हमारा आएगा 8 के बाद 9 स्टेप हमारा। 9 वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पानी निकलता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है हमारे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट और उसके भी 2 मॉलिक्यूल। एक एंजाइम लगेगा यहां पर भी जिसका नाम है एनोलेज,
और एनोलेज इसको 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा पीईपी। पीईपी क्या होता है हमारा? फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये फोस्फोइनोल पायरुवेट भी कितने बनेंगे हमारे? 2। अगर इसके अंदर वही हमारे कार्बन एटम 1 2 3 और तीसरे वाले कार्बन एटम पर हमारा, इसमें दूसरे वाले कार्बन एटम पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है और ये बन गया हमारा पीईपी। पीईपी भी हमारा एक 3 कार्बन का हमारा एसिड है जिसमें एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये भी हमारा 3 कार्बन का ही एसिड है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन 3 है। अब लास्ट में हमारा बनता है जो 2 पीईपी बने हैं, फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल नंबर कौन सा है? 10, सबसे लास्ट स्टेप। 9 वाले स्टेप में हमें पानी भी निकलता है यहाँ से एक, ठीक है, यहाँ से पानी भी निकलेगा, पानी को बाहर निकाल दें, H2। क्वेश्चन आता है कि पानी कौन से स्टेप में निकलता है? जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट में, पीईपी में कन्वर्ट होता है। अगला स्टेप आया हमारा 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल है इसके, इसलिए 2 हमने यहाँ पे लिखा है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसको पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। और यहां पर भी एक एंजाइम लगेगा, जिस एंजाइम का नाम है हमारा पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज लगकर इसको हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या था हमारा? एक 3 कार्बन वाला, जिसमें सेकंड वाले पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था। तो इसमें फोस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया और इस जगह पर 2 हमारे एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी में, क्योंकि ये वाला फॉस्फेट भी अब यहां से हट जाएगा, बचेंगे 2 एटीपी बन गए। और ये इस जगह पर अगर पायरुविक एसिड का अगर फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा हमारा C3H4O3, ठीक है। अगर पूरी मैं अगर ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल तुम्हें दिखाऊं तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से एंजाइम तुम्हें याद रखने हैं और कौन कौन सा स्टेप तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला हमें हेक्सोकाइनेज याद रखना है। हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज 6 कार्बन का था, इस पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगाया और इस जगह पर एटीपी खर्च हुई। ये एंजाइम ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये याद रखना है, ठीक है, जिसने एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया, ठीक है। एल्डोलेज ये भी याद रखना है, ये वाला याद नहीं रहे लेकिन ये वाला याद रखना है, ठीक है। नंबर 6 वाला स्टेप, इस पे याद रखना है कि हमारे 2 NADH भी बने हैं। अगला वाला स्टेप हमारा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रहे कोई बात नहीं। एनोलेज याद रखना है इसमें। और लास्ट वाला एंजाइम हमारा पायरुवेट काइनेज, ये याद रखो या मत रखो लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर मैं पूरी इसको सम करूं तो कहां कहां क्या क्या हुआ है। देखो एटीपी कितने खर्च हुए? एटीपी एक यहां पर खर्च हुआ, एक तो नंबर 1 पर और एक नंबर 3 पर। नंबर 1 पर और नंबर 3 पर एटीपी खर्च हुए, ठीक है, लिख देते हैं इसको। एटीपी यूज्ड, एटीपी यूज कितने हुए? नंबर 1 पर और नंबर 3 पर। तो टोटल एटीपी कितने यूज हो गए? 2 एटीपी यूज हो गए। तो टोटल 2 एटीपी यूज हो गए। अच्छा, एटीपी बने कितने? 2 यहां पर बन गए और 2 हमारे बने थे ये वाले स्टेप में, जो नंबर हमारा 7 वाला स्टेप था, इसमें 2 एटीपी। तो नंबर 7 में, नंबर 10 में 2 स्टेप में हमारे एटीपी बने थे। एटीपी फॉर्म्ड, एटीपी फॉर्म्ड कितने हो गए हमारे? 4 एटीपी बने। जो यूज्ड हुए थे उन्हें मैं माइनस लगाऊं, जो बने थे वो प्लस, ठीक है। तो टोटल हमारे यहां से एटीपी कितने, नेट एटीपी कितना फायदा हुआ? तो नेट एटीपी तो हमारा आए प्लस के 2 एटीपी,
प्लस के 2 एटीपी का मतलब हमें 2 एटीपी का फायदा हुआ, माइनस का मतलब 2 एटीपी का नुकसान हुआ, 4 का फायदा हो गया। इसमें कौन कौन से स्टेप में हमारे बने, एक तो 7 वाले स्टेप में, 2 7 वाले में, 2 हमारे 10 वाले स्टेप में। ये कहाँ खर्च हुए, फर्स्ट स्टेप में और थर्ड वाले स्टेप में। देखो भाई बिजनेस करने के लिए थोड़े हमारे खर्च करने पड़ते हैं पैसे, ऐसे ही एटीपी खर्च हुआ रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन बाद में एटीपी मिल गए, 2 एटीपी का फायदा हो गया। अभी पूरा ग्लूकोज टूटा भी नहीं है, बस 7% हमारा जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बस 7% ग्लूकोज से हमें 2 एटीपी मिले। अभी तो ये पूरा टूटेगा तब हमें बहुत ज्यादा एटीपी मिलेंगे, लगभग 38 एटीपी यहां से मिलेंगे हमें। और अगर NADPH की बात करें तो हमारा 6 वाला जो स्टेप था उसमें हमें 2 NADH मिलेंगे। जो NADH है ये भी हमारे आगे जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, एक NADH 3 एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, 1 NADH इक्वल टू 3 एटीपी। तो 2 हैं तो ये कितने एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 एटीपी इनसे मिलेगी, 6 एटीपी। लेकिन जो एनारोबिक वाले हमारी चीजें हैं जैसे हमारे बैक्टीरिया, यीस्ट, वो इस NADH को एटीपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे उनके लिए तो बस 2 एटीपी का फायदा होगा, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे वो इस NADH को भी कन्वर्ट कर लेंगे 6 एटीपी में। तो उनके लिए टोटल पूरी ग्लाइकोलाइसिस से 8 एटीपी का फायदा होगा। 8 एटीपी का फायदा किनको हो रहा है, जो बाद में इस NADH को एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा कौन करते हैं, हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन वाले। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन वालों की बात करें तो वो ऐसा काम नहीं कर सकते। चलिए यहां पर क्या दे रखा है, अब ग्लूकोज हमारा फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, गुड। अब यहां से हमारा ग्लूकोज 6 फोस्फेट, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 फोस्फेट से फिर आगे बन गया हमारा फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। पूरी 10 स्टेप की प्रोसेस है। एक तो पहली वाली स्टेप में एटीपी एडीपी में यूज हुई और हमारी तीसरी वाली स्टेप में एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुई। तो पहले हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन का जहां से बना ग्लूकोज 6 फोस्फेट, हेक्सोकाइनेज यहां पर लगा। दूसरा हमारा ग्लूकोज 6 फोस्फेट, यहां पर एक आइसोमेरेज एंजाइम लगा जिससे फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बन गया। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट आ गए, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में एक एटीपी यहां पर यूज हो गई। चलिए अगर नंबर 4 में जो ये मॉलिक्यूल है वो 2 में टूट गया था, एक हमारा पागल हो गया था, एक ठीक था। अब जो नंबर 5th वाला स्टेप है, 5th वाला स्टेप इन्होंने यहां पर ये दे रखा है, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट था वो भी कन्वर्ट हो गया PgAl में। 6 स्टेप में हमारे NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो गया और यहां पर जो PgAl है वो कन्वर्ट हो गया BPGA। BPGA मतलब बिस फोस्फोग्लिसरेट, और यहां पर बिस फोस्फोग्लिसरेट जो है वहां से एक एटीपी बनी। पहली बार ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कहां बनती है, 7 वाले स्टेप में। 7 वाले स्टेप में एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हुई और कितनी एटीपी बनेंगी यहां पर, 2 एटीपी। यहां पर 2 एडीपी जाएंगी और 2 एटीपी बनेंगी, तो यहां पर बच जाएगा हमारा 2PGA, 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। 8 वाले स्टेप में हमारा PGA यहां पर एक आइसोमरेज एंजाइम लगेगा और इसको इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा। 3rd वाले पोजीशन से उसको हटाकर, फोस्फेट ग्रुप को हटाकर 2nd वाले पोजीशन पे लगा देगा। फिर 9 वाले स्टेप में पानी निकलेगा और PEP बन जाएगा। फिर अगले वाला स्टेप आएगा, वहां पर बनेगा हमारा पायरोविक एसिड, जो कि लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में भी हमारी 2 एटीपी बनती हैं, 2 एटीपी 7वें स्टेप पे, 2 एटीपी हमारे लास्ट वाले स्टेप पे, 10वें स्टेप पर। चलिए तो अगर डायरेक्टली बात करें तो कितनी एटीपी बन गई, 4 एटीपी बन गई। लेकिन नेट एटीपी कितना का फायदा हुआ, तो हमारी 2 तो खर्च भी हो गई, 2 खर्च हो गई, 4 बनी, 2 का फायदा हो गया। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन जो करते हैं वो NADH को भी एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे और उनके लिए फायदा होगा टोटल, एक NADH 3 एटीपी बनाएगा, आगे जाकर एक NADH 3 एटीपी बनाएगा, तो उनके लिए टोटल फायदा हो जाएगा उनका 8 एटीपी का। 6 तो हमारे NADH से और बाकी हमारी उनकी डायरेक्ट बनी गई। तो अगर क्वेश्चन आए सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन में कितनी एटीपी बनती हैं ग्लाइकोलाइसिस से, तो सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन में 4 बनती हैं। नेट सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन 2। ओके, तो ये पूरी हमारी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल दे रखी है और ग्लाइकोलाइसिस की पूरी साइकिल में हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया 2 पायरुविक एसिड में। तो यहां पर बन गए हमारे 2
पायरोविक एसिड या फिर इसको बोल सकते हैं टू पायरोवेट। अब इतनी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रही है और इतनी प्रोसेस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के लिए सेम होती है। अब यहां से चॉइस रहता है इस पायरोवेट के पास, या तो ये पायरोवेट फर्मेंटेशन कर ले या फिर ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन कर ले, या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे या एरोबिक रेस्पिरेशन करे। अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो इस पायरोवेट का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगर एरोबिक है तो पायरोवेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और अगर एनारोबिक है तो ये पायरोवेट का हमारा फर्मेंटेशन हो जाएगा। और फर्मेंटेशन भी दो टाइप का, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों को देखने वाले हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम हमारा फर्मेंटेशन। अब देखो फर्मेंटेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कैसे हो रहा है? जो पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हमने पायरोविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरोविक एसिड बने? 2। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पायरोवेट के एसिड में कन्वर्ट करने की जो पूरी साइकिल है उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनी? 2 नेट एटीपी बनी। अगर टोटल एटीपी कितनी बनी? 4। नेट एटीपी का फायदा 2 एटीपी हमारी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाली। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा ऑर्गेनिज्म, उसके लिए यहाँ पर 2 NADH भी बने, और वो उस 2 NADH का भी एटीपी में कन्वर्ट कर लेगा ETS में जाकर। आगे जाकर वो 2 NADH जो बने थे, जो हमारे स्टेप 6 में NADH बने थे, वो NADH भी कन्वर्ट हो जाएंगे एटीपी में। तो अगर कोई पूछे कि कितनी एटीपी बनती हैं, तो टोटल हमारी 4 एटीपी बनती हैं। अगर पूछे कि नेट एटीपी कितनी बनती है, तो 2 एटीपी बनती हैं। लेकिन अगर पूछे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो टोटल जिसके अंदर एटीपी कितनी बन सकती है ग्लाइकोलाइसिस से, तो 6 तो हमारी NADH से और 4 वो, टोटल 10 बनती हैं। लेकिन अगर नेट पूछ रहा है उसमें तो 8 बनती हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल आसान है। देखो नेट एटीपी कितनी बनती है? 2 एटीपी। ये पूरा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर कुछ नहीं पूछा है तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर वो पूछे कि नेट टोटल एटीपी, नेट टोटल सबस्ट्रेट वाली भी, नेट एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन, नेट एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो नेट एटीपी 6 तो हमारी बन जाएंगी NADH से, 2 NADH से 6 और 2 ये, तो 8 एटीपी बन गई। अगर इससे नेट पूछे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो 2 एटीपी। अगर नेट एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन तो 8 एटीपी। ठीक है, अच्छा पहले देखते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है हमारा यीस्ट के अंदर। यीस्ट जो है हमारी, यीस्ट के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारा पायरोविक एसिड है, ग्लूकोज लिया, यहां से लेकर ये पूरी हमारी ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, यहां पर बन गया पायरोविक एसिड। अब ये जो पायरोविक एसिड है, इसके पास चॉइस है, या तो चाहे ये लैक्टिक एसिड बना ले, या चाहे हमारा ये अल्कोहल बना ले, अल्कोहल बोले तो इथेनॉल, या चाहे ये पायरोविक एसिड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाए, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का दूसरा नाम एनएरोबिक रेस्पिरेशन, के बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें पायरोविक एसिड के पास 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन लैक्टिक एसिड बनाने का, दूसरा इथेनॉल बनाने का। जैसे बैक्टीरिया है या यीस्ट है, बैक्टीरिया है और यीस्ट है, तो उनके अंदर ये बनाएगा इथेनॉल। ठीक, अगर हमारी मसल्स की बात करें, हमारी जो मसल्स हैं, जैसे भाग रहे हैं बहुत तेज भाग रहे हैं, और हमें भागने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ रही है, एटीपी खर्च हो रही है, और एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और प्रॉपर ऑक्सीजन मसल्स को नहीं मिल पा रही। प्रॉपर मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मसल्स की सेल, फिर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पायरोविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और वो लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देगा। लैक्टिक एसिड बनाने से मसल्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और पेन होने की वजह से वहां पर लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो गया, जिससे कि मसल्स में ऐसे क्रैम्प्स आ जाएंगे और हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी मसल्स के अंदर भी लैक्टिक एसिड बन सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है जब हमारी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले।
अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो फटाक से हमारा अच्छा वाला एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं है तो उस टाइम पे हमारी मसल्स मजबूरी में लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देंगी, और लैक्टिक एसिड बनाने से कोई हमारी एनर्जी नहीं मिलेगी। जितनी भी एनर्जी मिलनी थी फर्मेंटेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जितनी भी एनर्जी मिलनी थी वो एनर्जी जितनी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है इसमें मिलेगी, बस 2 एटीपी। ये बस अपनी 2 एटीपी लेकर खुश हो जाएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले, और ग्लूकोज को फिर आगे और ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे और उससे पूरी हमारी जान नहीं निकालेंगे उसकी। अच्छा, अगर 2 एटीपी मिल गई ग्लाइकोलाइसिस में तो फिर इसका आगे जाके फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है? जब इसमें फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन एटीपी नहीं मिल रही, देखो फर्मेंटेशन में कोई एटीपी नहीं बन रही, तो फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है इस NAD+ को बनाने के लिए। ये NAD+ जो है ना, ये तुम्हें ऐसी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट का है। NAD+ जो है ना, NAD+, अगर NAD+ नहीं होगा तो ये NAD+ हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस का 6 वाला स्टेप था, उस वाले स्टेप में जाकर ग्लाइकोलाइसिस को ये आगे नहीं करा पाएगा। ये NAD+ यहाँ जो बन रहा है, ये NAD जो प्लस बन रहा है, ये NAD+ हमारा ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू कराता रहता है। अगर NAD+ खत्म हो जाएगा, NAD+ खत्म हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस हमारी कैसे चलेगी? ग्लाइकोलाइसिस के 6 स्टेप को करने के लिए NAD+ की जरूरत है, और NADH जो बन रहा है इनका, NADH जो बन रहा है, ये NADH को भी अपना NADH को भी यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। तो देखो सुनो, जो एल्कोलिक फर्मेंटेशन पढ़ना है, एल्कोलिक फर्मेंटेशन में जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इथेनॉल में, इथेनॉल में यानी अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगा, इसीलिए, और अपने अंदर से CO2 भी निकलेगा। देखो पूरी इसको गायब कर देता हूं मैं। अब देखो एल्कोलिक फर्मेंटेशन ये नीचे वाला है, ऊपर वाला है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये पूरी यहां तक की हमारी ग्लाइकोलाइसिस है। पायरुविक एसिड बन गया ग्लाइकोलाइसिस में, कितने मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल बने। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड के, ये 2 मॉलिक्यूल हमारे अगर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो ये NADH का यूज करेंगे और NAD+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले तो NADH NAD+ में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर 3 चीजें बनेंगी, एक तो इथेनॉल बनेगा और CO2 बनेगा। इसीलिए जो यीस्ट के अंदर हो रहा है, ये यीस्ट के अंदर तुम्हें पता है यीस्ट को यूज करते हैं हम अपने खमीर बनाने के लिए। आटे के अंदर अगर CO2 बबल बनाने, आटे को फुलाना है तो CO2 के वो बबल बनाने हैं। अब आटे के अंदर CO2 कैसे भरें? आटे के अंदर CO2 भरने के लिए हम आटे के अंदर यीस्ट डाल देते हैं, और यीस्ट वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिससे आटे के अंदर CO2 बनना स्टार्ट हो जाता है और आटा ऐसे फूल जाता है, तो इसको खमीर बोलते हैं। और अगर ज्यादा यीस्ट, अगर यीस्ट ने बहुत ज्यादा 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल अपने अंदर बना लिया, देखो इस कंटेनर के अंदर हमारी यीस्ट पड़ी है और यहाँ पर हमारी ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, 2 पायरुविक एसिड बन गए एक ग्लूकोज से, PA पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड, ये जो यीस्ट होगी, इस पायरुविक एसिड को एक तो यहाँ पर NAD+ बनाएगी, पहली चीज, दूसरी चीज CO2, और तीसरी चीज इथेनॉल। इथेनॉल अगर 13% से ज्यादा इथेनॉल हो गया इस कंटेनर के अंदर तो यीस्ट खुद ही मर जाएगी, अपने इथेनॉल से खुद ही मर जाएगी। इसने इथेनॉल बनाया यीस्ट ने, लेकिन अगर 13% से ज्यादा इथेनॉल हो गया तो यीस्ट खुद ही मर जाएगी अल्कोहल से। इसे बोलते हैं हम यीस्ट पॉइजन। यीस्ट पॉइजन क्या? यीस्ट अपने आप को खुद को मार लेगी जब कंसंट्रेशन अल्कोहल की 13% से ऊपर हो जाएगी। अच्छा, ये जो फर्मेंटेशन कराने का फायदा क्या है? क्योंकि यहाँ तो कोई ATP मिल नहीं रही, फायदा ये है कि NAD+ बन रहा है, और NAD+ ये ग्लाइकोलाइसिस में यूज होगा। NAD+ बनता रहेगा तो ग्लाइकोलाइसिस होती रहेगी, और ग्लाइकोलाइसिस होती रहेगी तो इन्हें 2-2 ATP मिलती रहेगी यीस्ट को, और ये 2-2 ATP पे अपना खुश होते रहेंगे। ठीक है। दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि हमारी मसल्स के अंदर होता है। जिस टाइम पर हम भाग रहे होते हैं, मसल्स में दर्द होने लगता है लैक्टिक एसिड की वजह से। यहाँ पर जो अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन ना मिले मजबूरी में, तब वो लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है मसल्स के अंदर। और याद रखो, जो जब यीस्ट में ये हो रहा था तब तो CO2 बन रही थी, जब लैक्टिक एसिड बनता है तब कोई CO2 नहीं बनती, लेकिन NAD+ तो जरूर बनेगा। NAD+ नहीं बनेगा तो ये ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल दोबारा कैसे चलेगी? ये हमारी मसल्स में होगा और कुछ बैक्टीरिया में हो सकता है। ठीक है। अच्छा, फर्मेंटेशन का मेन मकसद क्या है?
कि NAD+ को बनाना है, यहाँ पर भी NAD+ बनाना है, और ये NAD+ फिर आगे जाकर ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू रखेगा और 2-2 ATP मिलते रहेगा। अभी कुछ नहीं होने से तो 2 ATP सही है। अगर हम भाग रहे हैं और हमें ATP की ज़रूरत पड़ रही है, अब मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करेंगे, अब भाई वो मसल्स बोलेंगे कि कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ATP हम कैसे बनाएं, तो हमारी मसल्स को ऑर्डर मिलेगा कि तुम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लो। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ नहीं से तो 2 ATP तो मिलती रहेंगी, तो 2 ATP बहुत कम ATP है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो मिल ही रही है, भागने में काम में तो आएंगी। चलो 2 ATP मिल गई, हमारी मसल्स जैसे 2 ATP बनाती रहेगी, लेकिन फर्मेंटेशन करने से उसके साथ में बहुत बेकार प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, जैसे लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। इथेनॉल और लैक्टिक एसिड दोनों ही हमारे स्किन के लिए, हमारे लिए एक नुकसानदायक है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो इससे बनते हैं हमारे हजार्डस प्रोडक्ट्स। हजार्डेड प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेशन का यही हमारा एक घाटा है कि फर्मेंटेशन होने में एक तो बहुत कम ATP मिलती हैं, 2 ATP मिलती हैं बस। 2 ATP में क्या कर लेगा कोई, लेकिन कुछ नहीं से तो सही है। तो छोटे बैक्टीरिया हैं और यीस्ट वगैरह हैं, वो उनसे काम चला लेती हैं अपना, लेकिन मजबूरी में और क्या करें, या तो ऐसा करो कि बिल्कुल ATP बनाना बंद कर दो, या फिर 2 ATP में काम चलाओ। तो कोई तुमसे कहेगा कि 1 भी रुपया मत लो मुझसे, या फिर कोई कहेगा ले 2 रुपये मुझसे ले ले, तो तुम 2 रुपये ले लोगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर चल रहा है सब कुछ। और ATP के साथ साथ ये हजार्डस प्रोडक्ट भी बनाती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड और हमारा एल्कोहल यीस्ट के अंदर बना था, जिसने खुद को यीस्ट को ही मार दिया, तो है ना खतरनाक चीज। लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर बन रहा है, जिससे मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो गया, तो ये भी खतरनाक चीज है। ठीक है, तो यहां तक हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।